96.4. Radio Sandhi 96.4. मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियो सान्वी .com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमर कयाल र वन्दना कयालज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहबहरू दुवैजनालाई। नमस्कार, धन्यवाद अनिस खानजी र सम्पूर्ण रेडियो सान्वी परिवारलाई। डाक्टर साहब, आज हाम्रो नेपालमा लकडाउनको 84औं दिन पुगिसकेको छ र हालसम्म जम्मा सङ्क्रमित 6211 जना पुग्नु भएको छ भने अहिले कोभिडबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि 19 जना पुगेको छ भने 1041 जना निको भएर उहाँहरू घर गइसक्नु भएको छ। यस्तो महामारीको समयमा कसरी बित्दैछ आजभोलि तपाईँहरूको समय? आजभोलि अब कोभिडले गर्दा अब संसारभरि नै अहिले समस्या नै छ र विशेष गरी अब हाम्रो आँखा अस्पताल किरण आँखा अस्पतालमा भन्नुपर्दा हामीले सम्पूर्ण जति पनि प्रिकसनहरू लिनुपर्छ हामीले WHO अनुरूप हामीले सबै प्रोटोकलहरू फलो गरिरहेछौँ। जस्तै अब पेसेन्टहरू आउँदाखेरि गेटमै हामीले थर्मल गनबाट टेम्परेचर नाप्छौँ, फेरि साबुन पानीले हात धोएर सेनिटाइज गरेर उहाँहरूलाई मास्क छ कि छैन, मास्क छैन भने हामी दिन्छौँ र भित्र ल्याएर उहाँहरूलाई बिरामी एकजना मात्र हामी अलाउ गरिरहेछौँ। अब कसैलाई आवश्यकता छ भने 2 जना मात्र होइन, कमसेकम भिड गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ र भित्र बिरामी आइसकेपछि उहाँलाई सकभर छिटो ट्रिटमेन्ट दिएर हामी फिर्ता पठाउँछौँ ताकि बढी भिडभाड नहोस् र बिरामीलाई अप्ठ्यारो नहोस् र प्रपर मास्क, गाउन, हाम्रो फेस सिल्डहरू होइन, ग्लोभ्सहरू लाएर सेनिटाइज पुरै हाम्रो सरसफाइ एकदम मेन्टेन गरेर हस्पिटलमा र इक्विपमेन्टदेखि लिएर हरेक कुरामा विशेष ध्यान गरेर हामीले सेवा दिइरहेछौँ। डाक्टर साहब, आजको कार्यक्रममा डक्टर्स क्लिनिकमा मेरो पहिलो प्रश्न तपाईँसँग सम्बन्धित रहेको छ। तपाईँ एउटा आँखा रोग वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ र तपाईँले देश विदेशमा अध्ययन पनि गर्नुभयो, निकै हाइली क्वालिफाइड एजुकेसनहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो र एउटा विशिष्ट जुन एउटा क्षेत्र छ फेको सर्जन भन्ने त्यो पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यो कुरा बुझ्न खोज्छौँ, साधारण भाषामा चाहिँ यो कार्यक्रम सुनेर बस्नु भएको चाहिँ श्रोताहरूले चाहिँ यो फेको सर्जन आँखाको क्षेत्रमा कस्तो सर्जरी हो, के हो, यो कसरी बुझ्ने? यो सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि फेको सर्जरी भनेको मोतियाबिन्द भन्ने जुन रोग हुन्छ आँखामा, जुन आँखा धमिलो हुँदै जान्छ, जुन बादल लाग्ने भन्छौँ, उमेर बढी हुँदाखेरि क्याट्र्याक्ट होइन, मोतीबिन्दु लागेपछि त्यो अपरेसन गरिन्छ, मोतीबिन्दुको अपरेसन भन्छौँ हामी, लेन्स लाएर अपरेसन गरिन्छ। त्यसको 2टा विधि हुन्छ, एउटा हातले गर्ने भन्छौँ सामान्य भाषामा र एउटा मसिनले गर्ने कम्प्युटरबाट, सामान्य मान्छेको बुझाइ चाहिँ। र जुन कम्प्युटरबाट गरिन्छ त्यसलाई फेको इमल्सिफिकेसन यानि फेको विधि भन्नुको अर्थ सानो चिरा लाएर हामीले सानो इन्सिजन दिएर मोतीबिन्दु निकाल्छौँ र मोतीबिन्दु निकालेर हामीले फोल्डेबल लेन्स, सानो चिराबाट नै फोल्डेबल लेन्स आँखामा प्लान्टेसन गर्छौँ, त्यसलाई फेको विधि भन्छ। यसको फाइदाहरू के छ भने कि बिरामी तुरन्तै घर जान सक्छ, आधी घन्टापछि अपरेसनको घर जान सक्छ र आफ्नो सामान्य कामहरू उसले त्यही दिनबाट अफिसको कामहरू, घरको कामहरू हामी एउटा सामान्य चस्मा दिन्छौँ, कालो चस्मा र औषधिहरू दिएर हामी घर पठाइदिन्छौँ र उसलाई घाउ पनि उसको छिटोभन्दा छिटो होइन भर्छ। हातबाट अपरेसन गर्ने र मेसिनको फरक यही हो कि अब यो मेसिनबाट गर्दाखेरि उसको घाउ पनि छिटो भरिन्छ, उसलाई थाहा पनि हुँदैन अपरेसन भएको र त्यसको पनि अब हामीले ब्लक लगाएर भनौँ न आँखा शून्य पारेर अथवा हामीले टपिकल पनि गर्छौँ। टपिकल भनेको इन्जेक्सन नदिकन, मान्छे अब धेरैजना मान्छेहरूलाई इन्जेक्सनबाट डर लाग्छ, त्यो भएर हामी बिना इन्जेक्सनको पनि टपिकल भनौँ न थोपा आँखामा हालेर थोपाले नै आँखा शून्य बनाएर हामी अपरेसन गर्छौँ।
धन्यवाद डाक्टर साहब, एकदमै सरल भाषामा यहाँले यो फेको सर्जरी भनेको के हो यहाँले बुझाउनु भयो। र अब भने मेरो प्रश्न डाक्टर वन्दना कयालज्यूसँग सम्बन्धित रहेको छ। डाक्टर वन्दना कयालज्यू पनि फेको सर्जन हुनुहुन्छ उहाँ, र साथै उहाँ चाहिँ पेडियाट्रिक र न्युरो अप्थल्मो स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ सर्वसाधारणले चाहिँ यो पेडियाट्रिक र न्युरो अप्थल्मिक स्पेसलिस्ट भनेको के हो म यहाँसँग चाहिँ बुझ्न खोजेको छु, र यहाँलाई अलिकति भाषाको जुन एउटा समस्या छ उहाँले चाहिँ आफ्नो जवाब चाहिँ जुनसुकै भाषामा हामीले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। हुन त कार्यक्रममा हामीले तपाईँले जनाउन खोज्छु कि आजको जुन छ हाम्रो डाक्टर वन्दना कयालजी, उहाँसँग हामी हिन्दीमा पनि कुराकानी गर्न बाध्य छौँ, किनभने हामी थोरै भाषाको समस्याको कारणले गर्दाखेरि। डाक्टर वन्दना कयालजी, क्या है तो ये पेडियाट्रिक न्यूरो ऑप्थेल्मिक स्पेशलिस्ट? पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जब हम ऑफ्थल्मोलॉजी बोलते हैं मतलब आँख के विशेषज्ञ हो गए। पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बच्चों में भी, बच्चों की आँखों में जब होती हैं तो उसका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से होता है और उसका एक अप्रोच अलग होता है। और बच्चों में सबसे बड़ी बात होती है कि वो आपको बता नहीं सकते, तो उनको क्या प्रॉब्लम है आपको देख के समझना है, ठीक है। और बहुत ऐसी भी बीमारियां हैं जो बच्चों में ही होती हैं, बड़ों में नहीं पाई जाती हैं, और ऐसी भी बीमारियां हैं जो बड़ों से अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं बच्चों में। तो उसके लिए एक अलग स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चों में किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है, ताकि बच्चे को बाद में जाके हम उसकी मैक्सिमम नज़र दे सके। मतलब जितना उसके आँखों में पोटेंशियल है, कोई बच्चा जो मैक्सिमम देख सकता है, कम से कम उतनी नज़र हम उसको अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करके दे सके। न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजी होता है, आँखों में एक नस होती है, ऑप्टिक नर्व जिसको बोलते हैं, जो कि सरल भाषा में बोले तो आँखों को दिमाग से कनेक्ट करती है। तो कुछ एक बीमारियां होती है, ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं इसके भी, जिसमें अचानक से आँखों में दिखना कम हो जाता है, या कभी कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत दिन से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर बाद में जब होता है तो उनको काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट या बेहतर होती है उनकी नज़र। तो वो एक नस की जो कॉमन बीमारियां होती है उसके बारे में भी हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बोला कि ये जो आपका क्षेत्र है जो विशेष करके ये बच्चों से संबंधित है, और ये एक ऐसा हुआ जो ऑप्टिक नर्व से जो आपका जो एक रिलेशन जो आपने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है। अब मैं दूसरी बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम लोग जो कंट्री है नेपाल में, यहाँ पे बच्चों को 6 मंथली विटामिन ए खिलाई जाती है। वो बच्चों को जो विटामिन ए खिलाया जाता है उसकी खिलाने की एक रीज़न जो है गवर्नमेंट जो हर बच्चों को कंपल्सरी करती है। थोड़ा सा इस बात पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, तो काफ़ी सारे जो लिसनर है अभी हमारे प्रोग्राम को जो लिसन कर रहे हैं वो विटामिन ए को लेके और बच्चों को थोड़ा सा रूटीनली वो लोग जाएंगे खिलाते, क्या है तो इसकी इंपॉर्टेंस? हाँ, विटामिन ए जो होता है वो आपकी नॉर्मल, जिसको हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, उसका ही एक पार्ट है। ये इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि काफ़ी सालों पहले ये पाया गया कि बहुत से बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपकी चमड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बदन में और भी बहुत सारे भाग हैं जिसका सही प्रकार से डेवलपमेंट नहीं होता है अगर बच्चे में विटामिन ए की कमी हो। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया, नेपाली गवर्नमेंट ने भी किया कि आपका जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चों को जो टीका दिया जाता है शुरू के 1-1.5 साल तक, उसी के अंदर विटामिन ए को इंक्लूड किया गया, ताकि हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक डोज दे दिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से बाकी सारी टीके जिसको बोलते हैं देना ज़रूरी हो, मतलब चाहे पोलियो को हो या टेटनस का हो या मीजल्स हो, मम्स हो, उसके साथ साथ विटामिन ए को भी दिया जाए। टीका अपनी जगह है, उसके साथ साथ जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना, मतलब माँ का दूध पिलाना, उसके साथ आपके जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो साग सब्जी, सही से फल वगैरह खिलाना, वो सब भी ज़रूरी होता है। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डॉक्टर्स क्लिनिक, र आज हामी यस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमल कयाल र वन्दना कयालज्यू।
र तपाईँहरूको कुनै पनि आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845505740 वा 9808099130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर हामीसँग समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। र अब भने म डाक्टर साहबसँग चाहिँ पुनः प्रश्नतिर चाहिँ जान खोज्छु। जस्तै दुवैजनाले हाम्रो वीरगञ्जलाई पर्सा जिल्लालाई चाहिँ किरण आँखा अस्पताल दिनुभएको छ दुवैजनाले चाहिँ। र यो जुन किरण आँखा अस्पताल छ यो विगत 2 वर्षमै यसले धेरै नाम पनि कमाएको छ। र अब भने हामी जान्न चाहन्छौँ तपाईँहरूसँगै आज चाहिँ हामी तपाईँसँग साक्षात् जोडिँदाखेरि चाहिँ यो किरण आँखा अस्पतालले चाहिँ के सेवाहरू दिइराखेको छ दैनिक रूपमा हाम्रो नेपाललाई। जस्तै अब किरण आँखा अस्पताल भन्नुपर्दा यो मेरो मम्मीको नाममा हामीले यो सुरु गरे हस्पिटल हो हैन। र यसमा सेवाहरू हामीले अब दुवैजना हामी विज्ञ भएकोले स्पेसलिस्ट डक्टर भएकोले अब म्याडमले पनि अब शङ्कर नेत्रालय मद्रासबाट गर्नुभयो, हामीले बेलायत अमेरिकाबाट पनि तालिम प्राप्त गरेर आयौँ। फेरि हामीले विचार गर्दाखेरि अब आफ्नै अस्पताल खोलेर बरु वीरगञ्जमा नै अब मान्छेहरू अब इन्डिया जान्छन्, काठमाडौँ जान्छन्, बरु अरूतिर वीरगञ्जका मान्छेहरूलाई जान नपरोस्, बरु बाहिरकै मान्छेहरू हामी कहाँ आएर सेवा लिउन् भनेर हामीले सबै सुविधा सम्पन्न भनौँ न सबै सुविधाहरू गरेर जस्तै मोतीबिन्दुको अपरेसनहरू भयो। अब मान्छेहरूको उमेर बढी भएपछि मोतीबिन्दुको समस्या प्रायः सबैलाई देखिन्छ, त्यो भएर मोतीबिन्दुको अपरेसन हामी फेको विधिबाट गऱ्यौँ। फेरि ग्लोकोमाको जलबिन्दुको अपरेसन गर्छौँ। फेरि रेटिना सम्बन्धी पर्दा सम्बन्धी भनौँ आँखामा ब्लड प्रेसर सुगर बढी भएर आँखाको पर्दामा रेटिनामा धेरै नै समस्या हुन्छ, रगत जमेर आँखा नदेख्ने हुन्छ। त्यो भएर पनि त्यसको पनि हामीले मेडिकल रेटिना त्यसको हामीले सबै मेसिनहरू जस्तै ओसिटी हैन लेजर हामीले भिजुअल फिल्डहरू सबै हामीले एकै छाना मुनि हामीले सबै एभाइलेबल गरेर सबै सेवा अहिले प्रदान गर्दैछौँ। र साथसाथै बच्चाको जुन कि जेनरल एनेस्थेसिया बेहोस गरेर डाक्टर वन्दनाले सबै बच्चाहरू सानो बालबालिकाहरू आउँछन्, त्यसको लागि अब कुनै पनि स्पेसलिस्ट डाक्टर हाम्रो यहाँ भनौँ न यो एरियामा कतै छैनन्। त्यो भएर उहाँले सबै सानो बालबालिकाहरूको आँखाको दृष्टिदोषदेखि लिएर मोतीबिन्दु र त्यो पछि फेरि आँखा डेढोपनको पनि उहाँले उपचार गर्नुहुन्छ। त्यो भएर सबै सुविधाहरू हामीले एउटै छानामुनि दिन खोजेका छौँ। डाक्टर साहब जस्तै आँखा भनेको शरीरको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो। यदि आँखा छैन भने संसार नै अन्ध्यारो छ, यही बुझाइ छ हाम्रो। आँखालाई दैनिक रूपमा बचाउनलाई के गरेर चाहिँ यसलाई बचाउन सकिन्छ? आँखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझना है कि वेट मत कीजिए। आपको जब भी लगे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप तुरंत चेकअप ज़रूर कराइए। स्पेशली इस पार्ट में क्योंकि हम लोग अराउंड 2 साल से यहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जिसमें जो हमारे पास बहुत देर से आते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ऐसी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जिसमें फिर उसके बाद इलाज दे के भी हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं उनको सबसे पहले यही बोलूँगी कि आंखें ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जब भी लगे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है एक बार तुरंत चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। इसको छोड़ के रेगुलर बेसिस पे ऑफकोर्स आप आँख को साफ रखिए। आप बाहर धूल मिट्टी वगैरह में जाते हैं तो एक प्रोटेक्टिव चश्मा पहनिए ताकि एक हेलमेट का काम करता है आँखों के ऊपर। हाथ धोते रहिए, अभी स्पेशली अभी के टाइम में सेफ रहिए, घर में रहिए, हाथ धोते रहिए, आँखों को भी साफ रखिए। आँखों के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है काफ़ी ज़्यादा, तो सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी ये एक कोविड से रिलेटेड एक बात जो बोली, हाँ। अभी हर जगह सुनने को मिल रहा है कि आंखों के थ्रू से कोविड का संक्रमण फैल रहा है। हाँ। तो थोड़ा सा इस बात पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि मतलब किस तरह से आखिर क्या वजह है जो मतलब आंख के थ्रू कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है। आंखों में एक मीडियम होता है जिसको हम लोग टीयर्स बोलते हैं या आंसू बोलते हैं। तो आंसू ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब रोते हैं तब निकलते हैं। आपके हमेशा आंखों के ऊपर एक परत रहती है पानी की हल्की सी, जिसको हम टीयर फिल्म या आंसू की एक परत बोलते हैं। उस आंसू की परत से ये जो इन्फेक्शन है ये आपकी बॉडी में जा सकता है। तो इससे बचने का उपाय जो हम नॉर्मल बोलते हैं कि बार बार हाथ धोते रहिए ताकि आपके हाथों पे इन्फेक्शन ना रहे। आँखों में, नाक में या मुंह में हाथ ना लगाएं। अगर आँखों के लिए स्पेशली सोचे तो आप एक चश्मा पहन ले तो अच्छा रहेगा, उससे बाहर से धूला भी नहीं जाता है और आप आँख में हाथ भी जाएगा तो आपको एक किस्म का एक प्रोटेक्शन हो जाती है कि हम बार बार आँख में हाथ ना डालें। ठीक है, और बस यही है, इसके सिवा अलग से मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मेन साफ सफाई है, कोविड हो या मोस्ट ऑफ दी दूसरी बीमारियां भी जो है उसमें मेन चीज़ आप जितना साफ सफाई रखें उतना आपको फ़ायदा होगा।
आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामीसँग आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमल कयाल र वन्दना कयालजी हुनुहुन्छ। तपाईँको कुनै पनि आँखा रोग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9843505739 वा 9808099130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर हामीसँग समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। र अबको भने प्रश्न म हाम्रो डाक्टर अमर कयालजीसँग चाहिँ म सोध्न र जान्न चाहन्छु कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ जति पनि एडल्टहरूमा चाहिँ वयस्क मान्छेहरूमा यो अन्धोपन हुनुमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के कारण पाउनु भएको छ? नेपालको डाटा हेर्दाखेरि विशेष गरी अब क्याट्र्याक्ट नै प्रमुख कारण हो। क्याट्र्याक्टले नै मान्छेहरूलाई बढी अन्धोपन भएको छ। हाम्रो जति पनि अब यहाँ ब्लाइन्डनेस सर्वेहरू पनि भएको छन् होइन, त्यसमा पनि विशेष गरी क्याट्र्याक्ट नै प्रमुख कारण होइन अन्धोपनको हो। क्याट्र्याक्ट भयो र रिफ्र्याक्टिभ एरर पनि दृष्टिदोष जसलाई हामी भन्छौँ, दृष्टिदोष पनि एउटा प्रमुख कारण हो। किनभने धेरैजना मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन कि उहाँहरूले कम देखिराख्नु भएको छ। अब सपोज स्कुलमा भयो अथवा बच्चाहरू स्कुलमा पनि अब टिचरहरूले होइन थाहा पाउँछन् कि बच्चाहरूले देखेन भनेर क्लासरुममा बोर्डहरू हेर्दाखेरि होइन। बालबालिकामा भयो, फेरि ठुलो मान्छेहरू पनि अब पछिसम्म पनि उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन कि मैले कम देखिरहेको छु भनेर। त्यो भएर एउटा आँखा बन्द गरेर हेर्नु जरुरी छ। आलैपालो आफ्नो आँखा एउटा बन्द गरेर अर्को आँखाबाट हेर्नु कि अर्को आँखाबाट मैले सफा देखिरहेको छु कि छैन बल्ल। किनभने हाम्रो बानी छ कि दुवै आँखाबाट हेर्छौँ, अब त्यसरी थाहा हुँदैन। एउटा आँखा कमजोर छ भने पनि त्यो हामी पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यो भएर बेलामा चाहिँ आफ्नो आँखा बन्द गरेर टाढाको अक्षरहरू पढ्नु अथवा नजिक हेर्नु, त्योबाट थाहा हुन्छ कि मेरो आँखा कमजोरी दृष्टिदोष छ कि छैन। जस्तै अब क्याट्र्याक्ट प्रमुख कारण भयो, रिफ्र्याक्टिभ एरर भयो, दृष्टिदोष। त्यो पछि अब डायबिटिजले गर्दा, हाइपरटेन्सनले गर्दा पर्दामा यानि रेटिनामा धेरै जसो रगतहरू जम्मा हुनसक्छ, सुजन हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि आँखाको दृष्टि कम हुनसक्छ। जस्तै अब कर्नियाको घाउहरू भयो, जस्तै अब खेती किसानी गर्दाखेरि हाम्रा होइन एग्रिकल्चर अब किसान भाइहरू अब खेतमा काम गर्दाखेरि उहाँलाई चोट लाग्छ, त्यसले गर्दा पनि आँखामा घाउ पर्छ। त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो अन्धोपनको। विशेष गरी यही नै हो। डाक्टर साहब, जस्तै एउटा यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो यो भर्खरै चाहिँ कुराकानीमा चाहिँ जुन खेतमा काम गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा चाहिँ केही बिजिहाल्छ र प्रायः जस्तो हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ अथवा हाम्रो नेपालमै भनौँ चाहिँ कृषिमा काम गर्ने धेरैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ र काम गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो धानका टुसाहरू, गहुँका टुसाहरू चाहिँ आँखामा आएर बिज्छ र त्यसलाई चाहिँ लिएर उहाँहरू एकदमै चिन्तित भएर चाहिँ प्रायः सबै ठाउँमा चाहिँ विशेषज्ञले देखाउन सक्नुहुन्न र उहाँहरूले चाहिँ हतारमै आँखामा अनेकौँ औषधि राख्नुहुन्छ। थोरै चाहिँ यो समस्या चाहिँ कस्तो हो, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के औषधि हाल्नुपर्छ, के हाल्नु हुँदैन र कतिखेर चाहिँ कति तुरन्त चाहिँ हामीले अस्पतालमा पुगिहाल्नुपर्छ, होइन भने भोलिको दिनहरूमा खतराहरू पनि हुनसक्छ। थोरै यसमा पनि हामीले प्रकाश पार्नु होला। नै धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। किनभने अब प्रायः जस्तो बिरामीहरू भनौँ न, अब यो मौसम, यो खेतीपातीको सिजनमा होइन, अब प्रायः जस्तो धेरैजना नै अब घाउ लिएर आउँछन् आँखामा। अब उहाँहरू अब काम गर्दाखेरि अब चोट लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ कर्नियल अल्सर भन्छौँ त्यसलाई हामी। कर्नियल अल्सरमा के छ भने फेरि सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने उहाँहरूले अब लागेपछि आँखा माड्नुहुन्छ। त्यो आँखा मिसिसकेपछि झन् त्यो घाउ बढेर जान्छ। अब उहाँ र औषधि पसलमा जानुहुन्छ, औषधि पसलमा गएपछि उहाँहरूले औषधि माग्नुहुन्छ र म समस्त औषधि पसलका सञ्चालकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले बेटनर भन्ने औषधि दिनुहुन्छ जुन कि कर्टिकोस्टेरोइड हो। त्यो बेटनर भनौँ न, डेक्सामेथासोन, कर्टिकोस्टेरोइड भन्ने औषधि कहिले पनि दिनु हुँदैन अल्सर केसमा। त्यसले झन् रोगलाई बढाइदिन्छ। त्यो भएर बरु त्यस्तो बिरामी छ भने उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न भने बरु एउटा साधारण एन्टिबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रपहरू बरु दिँदा राम्रो र दुखाइ कम गर्नलाई फ्लेक्सन ट्याब्लेटहरू दिँदा राम्रो र तुरन्तै नजिकमा जुन छ आँखा अस्पताल, आँखा विशेषज्ञलाई तुरन्तै गएर देखाउन म अनुरोध गर्दछु। र अबको भने प्रश्न म डाक्टर वन्दना कयालजीसँग चाहिँ सोध्न गर्छु, किनभने तपाईँ एउटा बच्चाहरूको आँखाको विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। खासमा यो बच्चाहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म अन्धोपन हुनुमा चाहिँ यहाँले चाहिँ के कारण देख्नु भएको छ? बच्चों में सबसे कॉमन होता है रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे का पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत कॉमनली ये देखते हैं कि क्योंकि बच्चे कंप्लेन नहीं कर सकते, जिस बच्चे ने कभी नॉर्मल देखा ही नहीं है वो आपको कैसे बोलेगा कि उसको कम दिख रहा है। तो इसीलिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चे का एक बार चेकअप होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल, उसके पहले भी अगर आपको कुछ अजीब लग रहा है, आँखों के अंदर आपको कुछ सफ़ेदी नज़र आ रही है या आँख आपको टेढ़ी लग रही है
तो तुरंत एक बार चेक कराइए। जो हम लोग हॉस्पिटल में केसेस देखते हैं, सबसे कॉमन बच्चों में होता है रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब कि चश्मे का पावर। चश्मे के पावर में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना जल्दी से जल्दी बच्चे को वो करेक्ट किया जाए उतना बच्चे के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छोटे को क्यों चश्मा पहनाना है, या चश्मे की आदत पड़ जाएगी, या जब बड़े होंगे तब चश्मा देंगे, लेकिन उससे हम लोग कभी उसकी नज़र वापस नहीं ला पाते हैं। ऐसे भी हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको बहुत दिन तक सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, अभी 16 साल 17 साल के हो गए, और अब हम चाह के भी उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। आँख आलसी हो जाती है या टेढ़ी हो जाती है, या हमेशा के लिए उस आँख की नज़र कम हो जाती है। तो इस चीज़ को कभी भी जिसको हम लोग बोलते हैं कम इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि बच्चे को, पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि वो हाथ से खाना उठा रहा है तो उसको दिख रहा है, या लिख पा रहा है तो दिख रहा है। हो सकता है उसको दूर का नहीं दिख रहा हो। अगर वो दूर का नहीं देख पा रहा है तो उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा। वो स्कूल में बॉल नहीं देख पाएगा तो वो खेल नहीं पाएगा, या वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। तो एक बार अगर स्कूल के टीचर्स वगैरह भी काफ़ी कोऑपरेटिव करते हैं, अगर बच्चे को पीछे से नज़र नहीं आ रहा है, या खेलने में उसको दिक्कत हो रही है, या कभी भी ऐसे रूटीनली भी हर बच्चे का एक बार चेकअप ज़रूर करवाए। जैसे कि डॉक्टर वंदना, आप थोड़ा सा, जैसे कि आप हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो आपकी जो किरण आई हॉस्पिटल है वो स्कूल में कभी जो आई स्क्रीनिंग का प्रोग्राम होता है, ऐसा प्रोग्राम हुआ है? अगर हुआ है तो आपने क्या पाया? जो बच्चों में जो एक रूटीनली चेकअप होनी चाहिए, वो जो गार्जियन लोग करवाते हैं कि नहीं? हाँ, ये एक्चुअली हमें ये चीज़ जो मैं आपको लेज़ी आई या आलसी आई के बारे में बता रही थी, ये हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था शुरू में जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया। उसी के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एटलीस्ट बीरगंज के ही सारी स्कूल्स में फ्री आई स्क्रीनिंग करेंगे हॉस्पिटल की तरफ से। तो बहुत बार मैं अपनी स्पेशलाइज्ड टीम के साथ जाती थी और हमने सारी स्कूल्स के सारी क्लासेस के बच्चों को एक स्क्रीनिंग किया है, जिससे हमें पता चल जाता था कि उनको एक ब्रॉडली रिफ्रैक्टिव एरर है कि नहीं। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली नियरली 10%, मतलब कि अगर 100 बच्चों को हम स्क्रीन कर रहे हैं तो नियरली 10% लोगों को या बच्चों को प्रॉब्लम थी, जिनको हमने वापस हॉस्पिटल बुलाया चेकअप करने के लिए। अब फॉर्चुनेटली उससे कुछ बच्चे तो वापस आए, अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं आए, लेकिन बस वही है कि कम से कम उनके पेरेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन गई कि हाँ बच्चों की आँख में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ चेक करवाइए। जैसे कि आपसे हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी के समय में हर घर में मोबाइल है, और देखा जाए तो बच्चे हर समय मोबाइल में वीडियो गेम्स, कार्टून वगैरह कुछ न कुछ देखते रहते हैं, तो उनकी आंखों के लिए ये जो मोबाइल का स्क्रीन है ये कितना हानिकारक है? इसमें एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स को लगता है मोबाइल देखने से पावर बढ़ता है बच्चों का, जो कि गलत है। मोबाइल से डायरेक्टली पावर का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बुरी बात यह है, इससे बेसिकली एक किस्म का सूखापन होता है आँख में। आप कोई भी स्क्रीन देखिए, आप लैपटॉप ज़्यादा देखिए या मोबाइल ज़्यादा देखिए या टीवी ज़्यादा देखिए, तो एक हमारी नॉर्मल ब्लिंकिंग कम हो जाती है और बच्चों का एक अजीब सा सूखापन आँख में आ जाता है, जो इस उम्र में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी आँखों में एक इरिटेशन, लालीपन, ये सब आ सकते हैं जो कि हार्मफुल होंगे। तो और एक मैं अगर थोड़ा आगे जाऊं और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट सोचूं, तो आप अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल की आदत डालें तो वो बाहर जाके खेलते नहीं हैं, उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है, एक बच्चा अपने में सीमित रह जाता है। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा मत दीजिए। आप उनको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, बट कंटिन्यूअस कभी मत दीजिए, आधे 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ मत चलाने दीजिए। डाक्टर अमर कयालज्यू, जस्तै हाम्रो किरण आँखा अस्पतालमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागू छ, त्यसै ज्येष्ठ नागरिकको लागि पनि केही सुविधाहरू दिइएको छ। आज यो कार्यक्रमबाट चाहिँ यो किरण आँखा अस्पतालले चाहिँ यो जुन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छ यस अन्तर्गत चाहिँ आँखाको लागि के सेवाहरू दिइराखेको छ? अब नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत अब अस्पतालहरू छानेको छ, जस्तै अब हाम्रो अस्पताल अब त्यो छनौटमा अब हाम्रो क्वालिटीले गर्दा अब यसमा चाहिँ हामीले कार्ड जति पनि अब बिमाधारीहरूले आफ्नो, म पहिला यो कार्ड चाहिँ तपाईँले आफ्नो वार्डमा दर्ता सहयोगीको सहयोगबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र यो कार्ड बनाउनको लागि 3500 रुपियाँ लाग्छ। 5 जनाको परिवार छ भने 1 जनाको भागमा 700 जति पर्यो हैन। 3500 1 वर्षको लागि लाग्ने हो र हरेक वर्ष यो रिन्यू गर्नुपर्छ र 3500 को खर्चमा तपाईँले त्यो कार्ड बनाइसकेपछि त्यो कार्ड एक्टिभ हुन 2-3 महिना जति लाग्छ। कार्ड एक्टिभ भइसकेपछि तपाईँ हामी कहाँ आउनु र त्यो कार्ड मार्फत तपाईँले 1 पैसा पनि हामीलाई तिर्नु पर्दैन। तपाईँको हाम्रो रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर चेकअप भयो, अपरेसन भयो,
अपरेसनमा पनि हामीले फेको विधिबाट र राम्रो क्वालिटीको जुन अपरेसन हुन्छ हामी सबै त्यसमा समावेश गर्छौँ र औषधिहरू भयो, चस्मा भयो, सबै सेवा त्यसमा उपलब्ध छ। त्यो भएर यो अहिलेको भन्दाखेरि यो धेरै राम्रो एउटा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले लागू गरेको छ। यो धन्यवादकै पात्र हो सरकार, हैन। र यसले जति पनि गरिब निमुखाहरू छन् जसले अब आँखाको अब सेवाहरू अब अफोर्ड गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको लागि अब 3500 रुपियाँमा एक वर्षमा 1 लाख रुपियाँसम्म, 1 लाख भन्दा पनि अहिले चाहिँ 1.5 लाख जति भएको छ क्यारे, 1.5 लाख रुपियाँसम्मको सेवा उहाँहरूले हाम्रो अस्पतालबाट उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै भनिन्छ कि उच्च रक्तचाप र डायबिटिजले गर्दा पनि आँखामा एकदमै सधैँको लागि चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ र अन्धोपन पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ आँखा उच्च रक्तचापको बिरामीहरू र जसलाई चाहिँ डायबिटिज लागेको छ, मधुमेह भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ कुन बेला चाहिँ आँखा चचाउनुपर्छ र के सावधानीहरू चाहिँ समयमै अपनाउनुपर्छ? डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। डायबिटीज़ के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके डायबिटीज़ का जो असर होता है पर्दे पे वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कितने दिनों पे चेकअप कराना है वो डिपेंड करता है कि आपकी आँखों की स्थिति क्या है। जब आप हमारे पास आते हैं तो आँखों में एक स्पेशल ड्रॉप होता है जिसको डाल के हम पर्दे को डिटेल में जांच कर सकते हैं। रेटिना चेकअप करने के बाद अगर डायबिटीज़ का अभी तक पर्दे के ऊपर कोई असर नहीं आया है तो आप अगर 6-6 महीने पे रेगुलर चेक कराएं तो काफ़ी माना जाता है। अगर उसके ऊपर कोई असर ऑलरेडी आ चुका है तो उसके वो कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से हम आपको बोलते जाते हैं। शॉर्ट में बोले तो एक रेगुलर चेकअप में आपको रहना बहुत ज़रूरी है। जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कंट्रोल में नहीं है, या अगर यंग लोगों को डायबिटीज़ होता है, मतलब आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपको शुगर की बीमारी हो गई है, या जिनकी पूरी फैमिली में डायबिटीज़ होता है, ग्रैंडफादर को था, फादर को था, आपको है, अगर आपको डायबिटीज़ के साथ दूसरी भी बीमारियां हैं, मतलब ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों में पर्दे के ऊपर उसका असर आने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेन चीज़ वही है कि अपने जनरल शरीर का भी ध्यान रखिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर वगैरह अगर और दूसरी कोई बीमारी है साथ में उसको कंट्रोल रखिए, और आँखों का चेकअप ज़रूर करवाते रहिए। जस्तै कि हाम्रो यो वीरगन्जमा धेरैजना चाहिँ किरण आँखा अस्पतालमा आउनुहुन्छ र त्यस्तै भारतको बोर्डर साइडबाट पनि बिरामीहरू आउनुहुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँहरू चाहिँ एउटा काम गरिरहँदाखेरि डायबिटिजको कारणले चाहिँ आँखामा जुन एउटा रेटिनामा असर पुग्ने गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ यहाँहरूले? हामीले यसो हेर्दाखेरि डायबिटिजका धेरै नै बिरामी पाएको छौँ, किनभने आजकलको अब समयमा भनौँ न, अब हरेक घरमा डायबिटिजका प्रेसरका बिरामीहरू नभएको पनि घर छैन, र फेरि वंशानुगत पनि छ। अब परिवारमा कसैलाई अब हजुरबालाई छ भने फेरि बुवा कहाँ आउँछ, फेरि होइन छोरा कहाँ सर्छ, भनौँ न। त्यो भएर डायबिटिजको बिरामीहरू प्रशस्त मात्रामा आउँछन्, र अलिकता भनौँ न अब यङ एजका पनि बिरामीहरू धेरै आउँछन्। अब उमेर भएकाहरू त छँदैछन्, र सुगर कन्ट्रोल र मेन अलि लापरवाही देखेका छौँ हामीले। उहाँहरूले अब समयमा सुगर कन्ट्रोल गर्नुहुन्न, खानपानमा परहेज गर्नुहुँदैन, जुन कि एकदम अति आवश्यक छ। फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो, मर्निङ वाकिङहरू गर्नु पर्यो, दौडिनु पर्यो, व्यायाम गर्नु पर्यो, होइन। त्यो गरेपछि सुगर कन्ट्रोल हुन्छ। अब सुगर कन्ट्रोल नभएको खण्डमा चाहिँ आँखामा खराबी देखा पर्छ। सुगर तपाईँको कन्ट्रोल छैन भने फेरि आँखामा रगतहरू, आँखामा सुजनहरू आउन सक्छ। अब त्यसले गर्दा आँखा धमिलो हुँदै जान्छ, र यसको फेरि उपचार अलि जटिल छ। समयमा अब कन्ट्रोल गर्नुभयो भने खासै केही हुँदैन। हामी चस्मा यता चेक गरेर दबाई औषधिहरू दिएर सुगर कन्ट्रोल गरेर भनेर पठाइदिन्छौँ। तर सपोज अब आँखामा समस्या, रेटिनामा असर आइसकेको छ भने फेरि हामीले अलि टेस्टहरू गर्नुपर्छ। ओसिटी भन्ने टेस्ट हुन्छ, होइन। त्यो गरेर फेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि रेटिनामा के कति असर आएको छ कि छैन। फेरि अब त्यसलाई उपचार गर्नलाई फेरि एउटा एभास्टिन भन्ने इन्जेक्सन हुँदो रहेछ, अब लेजर भन्ने अर्को प्रक्रिया हुँदो रहेछ। त अब यो प्रक्रियाहरूले फेरि हामीले उहाँको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक, र आज हामीसँग जुड्नु भएको छ आँखाहरू विशेषज्ञ डाक्टर अमर कयाल र वन्दना कयालज्यू। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। हामी विश्रामपछि आउने नै गर्छौँ। सुन्दै गर्नु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सान्वी 96.4। ओह, फलनवा की बेटी तो विदेश से आयल रहे, कोरोना तो पक्के लेके आयल हुई, ओकरा के गांव से निकाले पड़ी। हाँ हाँ, राखे ही के ना चाहिए। हमरो तो डर लागेला, हमरो तो एवरा साथ चाहिए। काहे हमरा के चिंची दूर दूर कर रहल बड़ा लोगन। सोची तो
हमनिए के लोग से केहू ऐसन खराब बात कही तो कैसन लागी? पक्के खराब आ पीड़ादायी लागी। महामारी कबो बाजा बजावत ना आवेला, उ कब केकरा के दुख देवे के बा ई ना सोचेला। परदेश से लौटल लोग द्वारा चढ़ल हवाई जहाज वा कौनो भीड़ भाड़ में मिलल आदमी से घुल मिल भइला के चलते कोरोना लागे की शंका सब हमनी के मन में उठल हो सकेला। उहे डर से हमनी के कहीं आपन व्यवहार के दुर्व्यवहार में तो नहीं ले जात बानी जा। याद राखी, महामारी के बखत घृणा ना, सहयोग आ सद्भाव के जरूरी होला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी संदेश। का आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम शानवी सदाबहार शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शानवी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। के लकडाउनमा कार्यालयको डकुमेन्ट व्यवस्थापन अनि नयाँ वर्षको क्यालेन्डर बनाउन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब निश्चिन्त हुनुहोस्। घरै बसी अर्डर दिनुहोस्। तपाई कहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौं तपाईको सामग्री। मध्य नेपाल प्रेस सधैँ तपाईको साथमा। जापानिज प्रविधिको मल्टी कलर मेसिन र काठमाडौँको अनुभवी ग्राफिक डिजाइनरबाट काम भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईको डाटा सुरक्षित राख्ने हाम्रो ग्यारेन्टी। विभिन्न कम्पनी एवं फ्याक्ट्रीको लेबल, स्टिकर, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था, स्कुल, कलेज, हस्पिटलका सम्पूर्ण कामका साथै भित्ते क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर, पोस्टर, प्याम्पलेट, पत्र पत्रिका, भिजिटिङ कार्ड लगायतका छपाई एवं लेमिनेसनको सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हामी कहाँ थोकमा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लक, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टी कलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भाउचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानी ट्याङ्की, वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 07387। ओहो, फलानुको छोरा त विदेशबाट आएको थियो। कोरोना पक्कै लिएर आएको हुनुपर्छ। त्यसलाई गाउँ निकाला गर्नुपर्छ है। हो, राख्नै हुन्न है। मलाई पनि त डर लागिरहेको छ। मलाई पनि त यति बेला माया र साथको खाँचो छ। किन मान्छेहरू मलाई छिछि दूर दूर गरिरहेका छन्? हामी वा हाम्रो परिवारका सदस्य पनि भर्खरै विदेशबाट आएका हुन सक्छन्। सोच्नुहोस् त, हाम्रो आफ्नै मान्छेलाई कसैले यस्तो छुच्चो वचन लगाउँदा कस्तो महसुस हुन्छ होला? पक्कै पनि नमिठो र पीडादायी नै हुन्छ। महामारी बाजा बजाएर आउँदैन। उसले कसलाई कसरी दुःख दिन्छु भन्ने सोच्दैन। परदेशबाट फर्किएकाहरूले चढेको हवाई जहाज वा कतै भिडभाडमा भेटेका मान्छेहरूसँग घुलमिल हुँदा कोरोना संक्रमित हुन सक्ने शंकाहरू हाम्रो मनमा उठेका छन्। त्यही डरले हाम्रो व्यवहारलाई दुर्व्यवहारको बाटोतिर डोराइरहेको त छैन। याद राख्नुहोस्, महामारीका बेला घृणा होइन, सहयोग र सद्भावको खाँचो छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको सहयोगमा जनहितमा जारी सन्देश। हामी खोज्छौं लुकेका सत्य, खोतल्छौं सबैतिरका तथ्य अनि उजागर गर्छौं निष्पक्ष भएर तपाईको सुसूचित हुने अधिकारका लागि। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको संवाहक समाचार सङ्गालो प्रत्येक दिन साँझ 6 बजे मात्र रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो विश्रामपछि र कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमर क्याल र वन्दना क्यालज्यू। डाक्टर साहबहरूले पुनः स्वागत छ यो विश्रामपछि। धन्यवाद। डाक्टर साहब, जस्तै हामी चाहिँ आँखाको धेरै कुराहरूमा चाहिँ धेरै केन्द्रबिन्दुमा रहेर छलफल गऱ्यौँ र अब भने म डाक्टर वन्दना क्यालज्यूसँग चाहिँ यो थोरै बुझ्न खोज्छु। यो जन्मजात जुन मोतियाबिन्दु भनिन्छ, कन्जेनाइटल कैटरेक्ट, यो भनेको के हो? बच्चों में भी बहुत बार मोतियाबिंदु होता है। मतलब कि आँखों का जो लेंस होता है, जो प्राकृतिक हमारे आँखों में एक लेंस हमें मिलता है बचपन से, जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे आप एक शीशा देखते हैं जिसके थ्रू सारी लाइट पास हो जाती है। कभी जब उसमें एक सफ़ेदी आ जाती है, उसको हम लोग मोतियाबिंदु बोलते हैं। तो ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि मोतियाबिंदु सिर्फ बड़ों में ही होता है या उम्र के साथ ही होता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। कुछ बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है। अंतर दोनों बड़ों और बच्चों में ये है कि बड़ों में वो एक इमरजेंसी नहीं है। हम उसको पेशेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से
जब उसको कंफर्टेबल हो उसको निकाल सकता है या साफ करा सकता है। लेकिन बच्चों में जब मोतियाबिंदु होता है तो वो एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि अगर हम उसको जल्दी से जल्दी नहीं निकालते हैं और बच्चे को नया लेंस नहीं देते हैं तो उसकी आंखों में लाइट नहीं पहुंचती है। अगर रेटिना पे लाइट नहीं पहुंचती है तो बच्चों की आंख का डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब कि बच्चे को उस आंख से कभी नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सारे श्रोताओं को बोलना चाहती हूँ कि आपको आँखों में कोई भी किसी भी किस्म की सफ़ेदी नज़र आए या नॉर्मल आँख जैसा ना लगे तो तुरंत एक स्पेशलिस्ट से चेक करवाइए। जैसे कि आपने बताया कि ये बच्चों के लिए एक इमरजेंसी केस है, तो अभी तक जो किरण आई हॉस्पिटल जो सेवा दे रहा है उस हिसाब से अभी आपने मतलब ये केस यहाँ पे बीरगंज में बच्चों में जो एक मोतियाबिंदु की समस्या है उसका ऑपरेशन हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो आपको ये मिला हो? हाँ, हमने इसके काफ़ी सर्जरीज किए हैं अभी तक हॉस्पिटल में। ये सर्जरी बेहोश करके की जाती है ऑब्वियसली, बिकॉज छोटे बच्चे हैं। तो एक स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आते हैं जो फिर बच्चों को बेहोश करते हैं। कुछ स्पेशल टेस्ट वगैरह होते हैं जो हमें पहले करने पड़ते हैं और उसके बाद हम बच्चों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि किसी भी गार्जियन के लिए अपने छोटे बच्चे को जब थोड़ा सा उसको दुख हो, तकलीफ हो, थोड़ी सी मतलब कोई भी जख्म हो जाए तो गार्जियन लोग काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। पर ऐसी चीज़ जो उन्हें लगे कि अब मेरी बच्ची की जो रोशनी ही गुम गई है, तो जब आपने जो उनकी रोशनी दिलाई, वापस दिलाई, तो उस वक्त आपने क्या देखा? जो अभिभावक थे, जो गार्जियन थे, उन लोगों में एक काफ़ी खुशी देखे, कैसा वो प्रतिक्रिया क्या था तब का? नहीं, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा था, मतलब और एक अलग ही खुशी होती है क्योंकि जब आप एक बच्चे को वो चेंज कर पाते हैं तो आपको एक लगता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और आपने अभी उसको वो पूरी ज़िंदगी उसकी वजह से वो अच्छा देख पाएगा। तो वो एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है ऑफकोर्स। पक्कै पनि श्रोताहरू, यो आँखाको लागि चाहिँ जुन एउटा गड अफ साइट भनिन्छ, पक्कै पनि यो आँखा विशेषज्ञ डाक्टर नै हुनुहुन्छ जुन कि हामीले संसार अँध्यारो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एउटा आँखाको जुन ज्योति छ हामीले चाहिँ फर्काएर चाहिँ संसार देख्ने बनाउने जो सक्षम बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले हामी यो कार्यक्रमको मार्फत आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अब भने कार्यक्रममा म डाक्टर अमर कयालज्यूसँग अब चाहिँ यो दुईवटा कुरा जुन चाहिँ हामीले अलिकति थोरै कन्फ्युज पनि भइन्छ कहिलेकाहीँ, कहिले यो मोतीबिन्दुको नाम र कहिले जलबिन्दुको नाम आँखाको समस्यामा चाहिँ आइरहेको छ। खासमा यो मोतीबिन्दु र जलबिन्दुमा चाहिँ के रहेछ, यो कस्तो खाले बिमारी हुन् त? मोतीबिन्दु अब अघि जस्तै मैले भने त्यो क्याट्रेक्टलाई मोतीबिन्दु भनिन्छ। जस्तै उमेर अब बढी हुँदाखेरि अब 40-50 भन्दा बढी अब उमेर भइसकेपछि आँखाको, जस्तै अब म्याडमले पनि कुरा गर्नुभयो, आँखा जस्तै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ, सिसा जस्तै। अब त्यसमा चाहिँ अब सेतो हुनु अथवा बादल लाग्नु, झिल्ली पर्नु, होइन, त्यस्तो भइसकेपछि भनेपछि सामान्य तपाईँको प्राकृतिक लेन्समा अब केही जालोपन, अब लाइट पास रेटिनासम्म हुन सक्दैन, त्यसलाई क्याट्र्याक्ट भन्छौँ। त्यो भनेको मोतीबिन्दु भयो। अब मोतीबिन्दुको अपरेसन फेको विधिबाट गरेर लेन्स हालेर त्यसलाई ठिक पार्न सकिन्छ। अब अर्कोतिर जलबिन्दु भनेको चाहिँ ग्लोकोमालाई भन्छौँ। जलबिन्दु भनेको आँखाको प्रेसर बढेर नसा सुक्ने रोग हो, त्यो ग्लोकोमा पनि भन्छौँ। हिन्दीमा अब समरवायु पनि भन्छन्, काला पानी भन्छन्, होइन। अब त्यो चाहिँ अलि भयावह नै रोग हो। मोतीबिन्दुमा खासै डराउनु पर्दैन, जबसम्म ढिलो हुँदैन त्यसमा डराउनु पर्दैन। तर जलबिन्दु चाहिँ समयमा अब 40 वर्ष कटेकाहरूले प्राय चेक गर्नु एकदम कम्पलसरी छ, अनिवार्य छ। किन 40मा अब नजिकको चस्मा लाग्छ, 40 वर्षमा पत्रपत्रिकाहरू पढ्न, सियोमा धागोहरू हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर प्राय जस्तो बिरामीहरू आँखा चेक मलाई धमिलो नजिकको हेर्न गाह्रो भयो भनेर आउँछन्। अब त्यति बेला हामीले त्यो चस्मा दिने क्रममा, नजिकको चस्मा दिने क्रममा हामीले पछाडिको हेर्दाखेरि रेटिना र नसा हेर्दाखेरि प्रायको ग्लोकोमा हामीले पाउँछौँ। त्यो भएर 40 वर्षको उमेरमा एकपल्ट आँखा कम्प्लिट चेकअप, खालि बाहिरबाट चेक गराउनु हुँदैन। कम्प्लिट चेकअप भनेको अगाडि पछाडि, पछाडिको रेटिना नसा कस्तो छ, जुन पनि एउटा राम्रो अस्पतालमा जानुहोस्, होइन। अब यहाँ के छ भने अब हामी अब सामान्य नजिक जे छ त्यहीँ गएर देखाउने गर्छौँ। उनीहरूले पनि अब टर्च लाइटले अब हेरेर पठाइदिन्छन्, ल ठिक छ तपाईँको चस्माको पावर, चस्मा लाउनु भनेर पठाइदिन्छन्। तर त्यो चाहिँ गलत हो। कम्प्लिट भनेको अब जलबिन्दु पत्ता लाग्नलाई आँखाको प्रेसर हेर्नु पर्यो, पछाडिको सिसाले हामीले नसा हेर्नु पर्यो, नसा ठुलो छ कि छैन, र एउटा भिजुअल फिल्ड भन्ने जाँच हुन्छ, पेरिमेट्री भन्छौँ। अब त्यसमा पनि खराबी छ कि छैन, यो 3टा मध्ये 2टा पोजिटिभ छ भने हामी त्यसलाई ग्लोकोमा भएको बिरामी भन्छौँ।
डाक्टर वन्दना कयालज्यू, जस्तै बच्चाहरूमा आँखा ढिँडो हुने पनि समस्याहरू पाइरहेको हुन्छ। खासमा यो आँखा ढिँडो हुनुको कारणहरू के होलान् र यिनीहरूको जुन एउटा स्क्विन्टको बच्चाहरूमा हुने समस्या छ यसलाई कुन उमेरमा यसलाई कसरी उपचार गर्नुहुन्छ? आँख टेढ़े होने को जिसको हम लोग स्क्विंट बोलते हैं, स्क्विंट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये जब तक हम बच्चे को चेक नहीं करेंगे हम आपको बता नहीं सकते। हो सकता है उसको सिर्फ एक चश्मे का अलग से पावर हो सकता है आंखों के पीछे मोतियाबिंद हो गया हो सकता है पीछे पर्दे में कोई खराबी हो सकता है आंखों में भी ट्यूमर हो, जो भी मिलते हैं बच्चों में काफ़ी कॉमनली। तो जब भी बच्चों की आँख टेढ़ी है उसके अलग अलग किस्म से इलाज हो सकते हैं। मोस्टली उसके 3 ही इलाज हैं। एक है या तो हमें उन्हें सही चश्मा देना होता है, दूसरा है कि या तो फिर हमें उन्हें एक्सरसाइज करानी होती है जिसको हम आलसी आँख का एक्सरसाइज बोलते हैं, पैचिंग बोलते हैं, और तीसरा है जहाँ पे उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कारण पे डिपेंड करता है कि इन तीनों में से बच्चे को कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए और कब करना है। वो वापस से मैं वही बोलूँगी कि जितना जल्दी हो सके। आप एक बार जब चेक कराते हैं हमें पता चलता है कि कारण क्या है टेढ़ेपन का, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसमें सिर्फ चश्मे से ही ठीक हो जाएगा या हमें उसको बेहोश करके ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। अब डाक्टर साहब जस्तै थोरै म यहाँ चर्चा गर्न खोज्छु जुन एउटा किरण आँखा अस्पतालको जुन एउटा जब नाम सुनिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसको विज्ञापनमा चाहिँ शङ्कर नेत्रालय जुन मद्रासबाट चाहिँ तालिम प्राप्त अथवा दक्षता प्राप्तको कुराहरू आउँछन्, बेलायतबाट जुन दक्षता प्राप्तको कुराहरू आउँछन्, के छ यसमा चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ जुन यो एकदमै जुन हाइली क्वालिफाइड र एकदमै राम्रो जुन दक्षता दिने जुन एउटा केन्द्रको रूपमा छ, थोरै तपाईँकोबाट चाहिँ यो शङ्कर नेत्रालय जुन छ के रहेछ यहाँ चाहिँ विशेष के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुझ्नु जरुरी छ कि एकदमै राम्रो दक्षता रहेको छ? शङ्कर नेत्रालय अब जस्तै अब खास अब इन्डियाको टर्सरी लेभल सेन्टर हो। जस्तै अब केही पनि आँखाको समस्या भयो भने मान्छेहरू अब यताउता नदेखाइकन अब जस्ट त्यहाँ गएपछि हाम्रो ठिक हुन्छ भन्ने बुझाइ छ र त्यो एकदम सही कुरा हो। शङ्कर नेत्रालय मद्रास भनेको अब मक्का जस्तै हो भनौँ न, हाम्रो ठुलो मन्दिर होइन, आँखाको लागि एकदम ठुलो स्थान हो। त्यहाँ धेरै राम्रो उपचारहरू छन्, त्यहाँ राम्रो सबै सेवाहरू उपलब्ध छ। हाम्रो डक्टरहरू पनि राम्रो सबै दक्ष सुपर स्पेसिस्ट डक्टरहरू छन्। त्यो भएर शङ्कर नेत्रालयबाट हामीले दक्षता भनौँ न लिएर आयौँ, किनभने अब यहाँ पढ्यौँ, फेरि यहाँबाट फेरि शङ्कर नेत्रालयमा अब त्यहाँको काम सिक्यौँ, त्यहाँ कसरी के गर्दा रहेछन् उहाँहरूले होइन, बिरामीलाई कसरी ट्रिट गर्दा रहेछन्, के नयाँ अत्याधुनिक होइन मेसिनहरू त्यहाँ के छन्, कसरी बिरामीलाई ठिक पार्न सकिन्छ, कुन हाम्रो नयाँ पद्धतिहरू के छन् होइन। त्यो भएर शङ्कर नेत्रालय मद्रासबाट हामीले त्यो सिक्यौँ र त्यो पछि फेरि फर्दर अब विदेशमा पनि अरू के छ कि भनेर बेलायत 3 महिना बसेर आयौँ। बेलायतको पनि रोयल फ्री हस्पिटलमा हामीले 3 महिनाको तालिम लियौँ। त्यहाँको पनि अब बुझ्यौँ कि आँखामा अब हामीले अब के गर्न सक्छ भनौँ न, अब म्याक्सिमम के रहेछ त, अब योभन्दा माथि अरू केही हाम्रो बेलायतमा अथवा अमेरिकामा के उपचार रहेछ त, हाम्रो नेपालमा के कमी छ अथवा हामीले अरू के यहाँ बढाउन सक्छौँ, हामीले आफ्नै ठाउँमा वीरगन्जमा हामीले कसरी सेवा बिरामीलाई राम्रोभन्दा राम्रो सस्तो दरमा कसरी दिन सक्छौँ, त्यो हिसाबले हामीले बेलायतमा र फेरि अमेरिका पनि गयौँ। कि अमेरिका मान्छेहरूले भन्छन् अमेरिका बेलायतभन्दा माथि केही पनि छैन। त्यो भएर अमेरिकामा पनि हामीले न्युयोर्क आई एन्ड इयर इन्फर्मरी भन्ने अस्पताल छ म्यानहट्टनमा न्युयोर्कमा, त्यहाँ पनि हामी 3 महिना तालिम लियौँ। त्यहाँको पनि बुझियो जस त्यहाँको अब अनुभव लिएर हामीले फेरि आफ्नै ठाउँमा वीरगन्जको किरण आँखा अस्पताल जुन कि वीरगन्ज भन्सार नजिकै रजत जयन्ती चोकबाट इनरवा जाने बाइपास रोड छ, हामीले त्यहाँ 2 वर्ष 3 महिना जति भयो हामीले त्यहाँ खोल्ने अठोट गऱ्यौँ। हामी दुवैजना म र डाक्टर वन्दना अब मिलेर कि हामी आफ्नै ठाउँमा बिरामीहरूलाई अब बाहिर जान नपरोस्। अब म्याक्सिमम् बिरामीहरू अब शङ्कर नेत्रालय मद्रास होइन कलकत्ता जान्छन्, दिल्ली जान्छन्, काठमाडौँ जान्छन्, भरतपुर जान्छन् होइन। अब उता बिरामीहरूलाई अब खर्च पनि बढी नलागोस् र उहाँहरूलाई आफ्नै ठाउँमा सबै सुविधा हामी कम खर्चमा उपलब्ध गराउने हाम्रो अठोट गरेर हामी दुवैजना मिलेर यो अस्पताल हामीले आमाको नाममा
स्थापना गरेको। जस्तै कि हामीहरूले अन्य स्रोतबाट पनि थाहा पायौँ डाक्टर वन्दना कैयालज्यू चाहिँ जुन एउटा आफ्नो स्पेसल फिल्डमा चाहिँ जुन एउटा उहाँले दक्षता प्राप्त गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ अवार्डेड पनि पाउनुभयो र त्यो क्रममा चाहिँ उहाँ बाहिर पनि जानुभयो, आफ्नो दक्षतालाई अझै बढाउनु भयो। त्यो चाहिँ जुन एउटा उहाँको जुन काम गर्ने जुन क्षेत्र छ त्यो हामीले पनि थाहा पाउँदाखेरि खुसी लाग्यो कि हाम्रो जुन वीरगन्जमा जुन हाम्रो एउटा यो पर्सा जिल्लामा चाहिँ यति क्वालिफाइड जुन एउटा सेवा दिइराख्नु भएको छ, यो पक्कै एउटा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एउटा वरदान स्वरूप नै छ हाम्रो लागि। र अब भने डॉक्टर वन्दना कैयालजीसँग हामी यो जानना चाहन्छौँ, जैसे कि अभी कोविड का महामारी चल रहा है, ऐसे वक्त में जो कहीं पे देखा जाए तो खाना का जो एक न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो चल रहा है, तो आँखों के जो एक रोशनी के अच्छे रखने के लिए कैसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है अभी? आँखों के लिए अलग से कोई स्पेशली बड़ों में कोई ऐसे मैं ये नहीं वो होता है कि आप एक स्पेशल कोई खाना खाइए। आप अगर नॉर्मल हेल्दी साफ सुथरा खाना खाते हैं तो आपका पूरा बदन भी अच्छा रहता है, आपकी आंखें भी अच्छी रहती हैं। बच्चों में उस चीज़ की डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंस है। आप ज़्यादा करके हरे साग सब्जी खिलाइए बच्चों को, जो पीले फल होते हैं, पपाया है, एप्पल है, कैरेट्स है, ये सब में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इससे उनकी स्किन की डेवलपमेंट, आँखों की डेवलपमेंट बेटर होती है। अदरवाइज कोविड रिलेटेड मैं कोई स्पेशल वो नहीं बोलूँगी कि आपकी आँखों के लिए आपको कुछ अलग से करना है। हर जगह फ़ोन पे हो या टीवी पे हो सब लोग बताते रहते हैं कि हाथ धोते रहिए, आँखों को साफ रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, अननेसेसरली घर के बाहर मत जाइए, मास्क पहनिए, यही सब चीज़ें हैं। अब भने कार्यक्रममा हामी अन्त्यमा आएको छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? म समस्त श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो आँखाको एकदम ध्यान राख्नु, किनभने अब आँखा बिना हाम्रो सुन्दर संसारको कल्पना हामी गर्नै सक्दैनौँ। बच्चादेखि लिएर बुढोसम्म सबलाई हैन अनिवार्य छ, आँखा भएन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर आँखाको लागि एकदम सिरियसली केही पनि आँखामा केही समस्या हुन्छ भने आफ्नो नजिकको आँखा अस्पतालमा आँखा चेक गराउनु जरुरी छ। त्यसलाई लाइटली नलिउँ, केही हुन्छ भने र 6 महिनामा अनिवार्य रूपले आफ्नो आँखा चेक गराउने बानी एउटा बसालौँ। आँखा सरसफाइ राखौँ, सफा राखौँ हैन, आँखाको सुरक्षाको लागि चस्मा लगाउँ। केही हुन्छ भने परामर्श अवश्य आएर लिनु पर्यो, किनभने एउटा सानो लापरवाहीले गर्दा तपाईँको सुन्दर संसार चाहिँ अँध्यारो हुन सक्छ। त्यो भएर अब आँखा अस्पतालमा आएर हामीलाई देखाउनु, हामी जति सक्दो हुन्छ हाम्रो प्रयास गरेर तपाईँलाई हामी निको पार्छौँ। हस् त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले डाक्टर अमल कैयाल र वन्दना कैयालज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।